दामिनी जी अपने बेटे मोहित की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की खोज कर रही थी, लेकिन उनके मन मुताबिक कोई लड़की उन्हें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि दामिनी जी को लगता था कि हर मामले में उनका बेटा मोहित परफेक्ट है और वो खुद और उनके पति महेश जी बहुत ही परफेक्ट सास ससुर बनेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं, जिम्मेदारियां कुछ है ही नहीं। एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी थी, तो अब बहू भी ऐसी आनी चाहिए जो उनके स्टेट से मिल खाए। अपनी बेटी सरिता की शादी भी दामिनी जी ने बहुत सोच समझकर काफ़ी बड़े घर के इकलौते बेटे से की थी। बहुत बड़ा बिजनेस था उनके दामाद का, इसलिए दामिनी जी अपने घर में भी बिल्कुल अपने स्टेट से मैच खाते हुए बहू लाना चाहती थी। आखिर 4-5 लड़कियों को रिजेक्ट कर दामिनी जी को एक रचना नाम की लड़की पसंद आ ही गई। रचना एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थी, अच्छी खासी सैलरी थी। उसके मायके में भी बस एक ही भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और वो भी अच्छी खासी नौकरी करता था। रचना के पिताजी भी इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। कुल मिलाकर रचना के परिवार का स्टेटस दामिनी जी के परिवार से मेल खाता था, इसलिए दामिनी जी ने रचना को ही अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया और दोनों परिवार की सहमति से कुछ दिन बाद ही दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। सबको लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। दोनों परिवार बराबरी के हैं, पढ़ा लिखा परिवार है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते। रचना ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे सामंजस्य बिठाना मुश्किल होने लगा था, क्योंकि दामिनी जी कुछ ज़्यादा ही दबदबा रखना चाहती थी और सोचती थी कि हर कोई उनसे दब कर रहे। इसके पहले वो सिर्फ अपने पति और दोनों बच्चों के साथ ही रही थी और पूरे घर में उन्हीं की मर्जी चलती थी, इसीलिए कभी कोई कलह की वजह होती ही नहीं थी। लेकिन अब बहू के आ जाने से दामिनी जी को ऐसा लगता था कि उनका घर तो है, तो यहाँ सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए और वो हर बात में अपनी बहू रचना को टोकती रहती। रचना अपनी मर्जी से उस घर में कुछ भी नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि कुछ खाने के लिए भी नहीं बना सकती थी। घर में वही बनता जो दामिनी जी का फैसला होता, और अगर रचना अपने मन से कुछ करना भी चाहती तो दामिनी जी का सीधा जवाब होता कि ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। अपनी मन मर्जी चलाना है तो अपने मायके में जाकर चलाओ। रचना को समझ में नहीं आता कि दामिनी जी ऐसा क्यों कहती है, आखिर ये उसका भी तो घर है। लेकिन दामिनी जी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके हिसाब से ये घर उनके पति की मेहनत के पैसों से बना है, तो इस घर पर एक छत्तर उनका साम्राज्य होगा और किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी। वो अपने अड़ियल स्वभाव के कारण रचना को एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं करने देती थी। रचना चुपचाप इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही थी, पर दामिनी जी ने अब उससे अलग तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। रचना अगर अपने अलमीरा में लॉक लगाती तो उसके लिए भी दामिनी जी उसे 4 बातें सुनाती। हाँ, मैं अकेली घर में हूँ ना, तभी तो तुम अपनी अलमारी में लॉक लगाकर ऑफिस जाती हो, कहीं मैं तुम्हारा कुछ चुरा न लूँ। जबकि रचना अपनी अलमारी लॉक करके चाबी अपने कमरे में साइड टेबल की ड्रॉर में रखती थी, और ये बात उसने दामिनी जी को बता रखी थी कि घर में काम करने वाले कई नौकर हैं जो मौका मिलते ही हाथ की सफाई कर देते हैं और अलमारी में जेवर पड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें लॉक करना ज़रूरी है। लेकिन दामिनी जी तो हर बात में रचना को ताना मारने का बहाना ढूंढती थी, जबकि खुद वो हर वक्त अपनी अलमारी लॉक करके रखती थी। रचना ने जब ये बात मोहित से कही कि तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा ही इतराती है और हर चीज़ में मुझे दबाती रहती है, तो मोहित कहता, कोई बात नहीं, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगी। आखिर कब तक अकेले सर फोड़ेगी? लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा चुपचाप जो जैसा चल रहा है चलने दो। आखिर रहना तो हमें साथ ही है। और रचना भी तो मोहित की बात को ठीक समझती कि फालतू की लड़ाई झगड़ा और बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दिन व दिन दामिनी जी का व्यवहार सुधारने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा था।
अगर कभी रचना किसी बात का विरोध कर भी देती तो दामिनी जी एक ही बात कहती कि ये मेरा घर है और मेरे हिसाब से चलेगा। दामिनी, ज़्यादा दिमाग चलाना है तो अपना घर लेकर रहो। रचना को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मोहित समझाकर उसे शांत करा देता कि कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया हमें ही गलत कहेगी, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ सालों में सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रचना के ससुर महेश जी भी दामिनी जी को बहुत समझाते कि दामिनी, तुम इससे फालतू की बात क्यों करती हो। रचना इस घर की बहू है, उसका पूरा हक है इस घर पर। हर जगह आने जाने का, हर सामान को छूने का तुम फालतू में रायता क्यों फैलाती रहती हो। ये क्यों नहीं समझती कि जिस दिन उसकी जुबान खुल गई उस दिन नुकसान तुम्हारा ही होगा। रचना बहुत बर्दाश्त करके चल रही है, लेकिन तुम अपना स्वभाव नहीं बदल रही हो। लेकिन दामिनी जी हमेशा महेश जी को भी दो बातें सुनाते हुए कहती कि वो मुझे क्या बर्दाश्त कर रही है, बल्कि मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं उसके ऊपर आश्रित नहीं हूँ। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से चलेगा। वो मेरे घर में रहती है, मैं उसके घर में नहीं। अच्छी खासी पेंशन आती है आपकी, कोई मैं अपने बेटे बहू के पैसे से नहीं खा रही हूँ जो उनसे दबकर रहूँगी। इतनी ही दिक्कत है तो निकल जाएंगे। उसके आगे महेश जी चुप रह जाते। उन्हें पता था दामिनी जी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से बीच बीच में उनकी बेटी सरिता समय समय पर आकर आग में घी डालने का काम कर रही थी। सरिता जब भी आती तो भाभी को ये एहसास दिला देती कि देखो, इस घर में जो जगह मेरी है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम बहू होकर भी इस घर की मालकिन होने का सपना देखना भूल जाओ, क्योंकि इस घर की मालकिन तुम नहीं, मैं और मेरी माँ है। सरिता और दामिनी जी को ऐसा लगता था कि रचना उन लोगों से लड़ नहीं पाती है, इसलिए चुप रह जाती है, जबकि रचना सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार की वजह से चुप रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर घर में यदि कलह होगी तो बदनामी महेश जी की ही होगी। और रचना और मोहित ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि महेश जी हमेशा एक सुखद वातावरण चाहते थे, इसीलिए एक काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन रचना घर में फ़ोटो फ्रेम लगा रही थी तो दामिनी जी ने साफ सफाई इनकार कर दिया। तो रचना ने जब इस बारे में मोहित से बात की तो मोहित ने फिर उसे चुप रहने के लिए कहा। लेकिन आज रचना फूट पड़ी कि तुम्हारे चुप रहने की वजह से आज ये हालत हो गई कि घर में एक कील तक ठोकने का अधिकार नहीं है। मुझसे कहा जाता है कि अगर इतना ही शौक है घर में परिवर्तन करने का तो अपने घर में जाकर करो। निकलो मेरे घर से। मेरे आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा है और तुम बोलते हो चुप रहो। कब तक चुप रहो। रचना का गुस्सा देखकर मोहित ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी तो दुनिया तुम्हें सही समझेगी? बिल्कुल नहीं। लोग बहू को ही गलत बोलते हैं, क्योंकि सास बुजुर्ग हो जाती है तो सबको लगता है कि वो बेचारी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि माँ गलत है और ऊपर से सरिता दीदी आग में घी डाल रही है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये सब कुछ सालों की बात है। अगर तुमने कुछ साल बर्दाश्त कर लिए तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। रचना ने कहा, कुछ नहीं होगा जी, समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। मेरा इस घर में रहना जीना हराम हो गया है। ये सुनकर मोहित ने उसे समझाते हुए कहा, तुम सोचकर देखो रचना, अगर तुम्हारी बात मानकर हम अलग भी हो जाएं, लेकिन पापा के बारे में सोचकर देखो, वो बेचारे तो चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। वो तो बुरी तरह से फंस चुके हैं कि पत्नी का साथ दे या बेटे बहू का। मुझे तो उनके बारे में सोचकर ही बुरा लगता है। तो कुछ सोचकर रचना ने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। पापा के बारे में सोचकर ही मैं अब तक चुपचाप बैठी हूँ, वरना मम्मी जी और दीदी की बातों का जवाब देना तो मुझे भी आता है। अब आप सरिता दीदी को ही देख लो। पापा तो आखिर उसके भी है ना, लेकिन उसे तो अपने पापा का दुख कभी दिखाई ही नहीं दिया।
उसे तो सिर्फ वो खुशी दिखाई देती है जो मुझे देकर मिलती हो। इसीलिए वो हर 15वें दिन यहाँ आकर टपकती है और बाकी 15 दिन फ़ोन पर मम्मी को भड़काती रहती है। मम्मी जी भी कुछ कम नहीं। उसके आने से क्या होता है, मम्मी का अपना दिमाग ही काफ़ी है खुरापाती करने के लिए। खैर, रचना ने इस बार भी समझौता कर लिया और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लेकिन दामिनी जी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने सुना ही देती थी। तभी हारकर एक दिन रचना ने कह ही दिया कि माँ जी समझती क्या है आप अपने आप को। क्या आपके पति बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाया है ना, उन्होंने अपना घर जो बनाया है। तो क्या मेरा पति भिखारी है? मेरा पति भी इंजीनियर है और उतना ही कमाता है जितना आपके पति ने कमाया है। और आप ये मत भूलिए कि मैं भी कमाती हूँ और अपने पति के बराबर ही कमाती हूँ। तो मेरे पास तो आपके हिसाब से दुगुनी सैलरी आती है। तो फिर किस बात का घमंड है आपको, जो बात बात पर आप ये बोलती रहती है कि मेरा घर मेरा घर। तो क्या बस आप ही ने आज तक दुनिया में घर बनाए हैं और कोई नहीं बना सकता? बात बात पर मेरे मम्मी पापा का अपमान कर देती हो। क्यों मेरे मम्मी पापा क्या आप लोगों से कम है? मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, अच्छा खासा घर है, हमारे किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तरह मेरे माँ बाप ने कभी घमंड नहीं दिखाया। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आपका घमंड तोड़ने के लिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे मम्मी पापा के पास तो मेरे दादा परदादा की पुश्तौनी ज़मीन भी थी, जबकि आपके पास तो सिर्फ पिताजी की मेहनत का पैसा है। क्योंकि अपने पूर्वजों की ज़मीन जायदाद तो आपने कब की बेच खाई। आप सोचकर देखिए किस बात का इतना घमंड करती है आप। आज तक मैं चुप थी तो आपका घमंड बढ़ते ही जा रहा था। दिन भर में 50 बार आप बोलती है कि ये मेरा घर है, जबकि ये घर आपका नहीं, पापा की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ है, जिस घर पर हम सभी का हकदार है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, बर्दाश्त की एक सीमा होती है और जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ उतना आपका दिमाग चढ़ता ही जा रहा है। और आपकी वो पागलपन बेटी आग में घी डालकर अपना उल्लू जैसा सीधा कर रही। बहुत घमंड है ना उसको अपने घर का, तो रखो अपना घर अपने पास, किसी बात की कमी नहीं मुझे। कहते हुए रचना ने मोहित की तरफ देखा और बोली, मोहित तुम भी कान खोलकर सुन लो। अब तुम्हारी इस घमंडी माँ की हेकरी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कल के कल ही मेरा घर चाहिए, मेरा अपना घर। मैं मेरी सारी सेविंग लगा दूंगी, तुम भी अपनी सारी सेविंग लगा दो, लेकिन कल ही एक घर पसंद करो और ख़रीद दो। इस घमंडी औरत को अपनी औकात इसे मैं दिखाकर रहूँगी। बहुत कोशिश की मैंने रिश्तों को संभालने की, लेकिन अब और नहीं। अब ये मेरे साथ साथ मेरे माता पिता के अपमान पर भी उतर आई है, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। रचना की तेज़ आवाज़ सुनकर उसके ससुर महेश जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन रचना ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, पापा प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब आप और मेरे आत्मसम्मान को तार तार मत होने दीजिए। मेरा दुख आप समझ रहे हैं, मैं अभी इस घर में नहीं रह सकती एक पल भी नहीं। तो महेश जी ने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। तभी रचना ने मोहित की ओर देखकर कहा, मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के घर। जब घर खरीद लो तो बता देना, सीधा मैं अपने घर में ही आऊँगी। इस घर में अब मैं एक कदम भी नहीं रहूँगी, इसलिए जल्दी से जल्दी अब मुझे अपना खुद का घर चाहिए। भगवान की कृपा से हम दोनों की इतनी सेविंग तो है कि हम दोनों अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। ये कहकर रचना ने अपना जरूरी सामान उठाया और घर से निकल गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर दामिनी जी से कहा, और हाँ मम्मी जी, अपनी उस घमंडी बेटी से बोल दीजिएगा कि राखी पर आकर आपकी अलमारी को राखी बांध दे, और आपकी अलमारी से ही बोल दे कि जब मायके में उसे कभी भाई भाभी की ज़रूरत पड़े तो वो अलमारी ही उसके भाई भाभी का फ़र्ज निभाने।
निभाए उसके मायके पहुंच जाया करेगी। आज रचना का ऐसा व्यवहार देखकर मोहित के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर दामिनी जी को भी अब रचना से ये उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी होकर रचना को जाते हुए देख रही थी। तभी महेश जी ने उनके पास आकर कहा, मिल गई तुम्हें शांति? हो गया तुम्हारा घमंड चूर चूर? हर वक्त मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे जेवर यही करती थी ना? तुम पर दिखा दी ना बहू ने आज तुम्हें तुम्हारी औकात। सही तो कह रही है वो कि किस बात का घमंड है तुम्हें? तुमसे तो हर चीज़ में केस है वो, लेकिन फिर भी तुम्हारी तानाशाहियों से चुपचाप इतने दिनों से सह रही थी और तुमने उसे उसकी कमजोरी समझ ली। इतनी नीचता पर उतराई कि उसके सामने ही उसके मायके वालों का अपमान कर गई, जो कि कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मिल गया ना तुम्हें अब जवाब। इसीलिए रहा अपने इस घर में मालकिन बनकर और काटो अपना बुढ़ापा अकेली। अब मैं तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता। पति धर्म जो निभाना है। अब देखो तुम्हारे सुख दुख में कौन आकर तुम्हारी सेवा करता है। बहू से तो तुमने इतने अच्छे रिश्ते निभाए हैं कि वो तो अब तुम्हारे करीब आने से रही, और देखते हैं तुम्हारी बेटी आकर तुम्हारी सेवा कर देगी या नहीं, जिसे लेकर तुम आज तक चल रही थी और जिसकी साह पर तुमने आज अपना घर पूरी तरह से तोड़ दिया। खैर, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। तुमने उसको इतनी साह दी जिससे उसकी इतनी हिम्मत हुई कि अपने भाई भाभी की ज़िंदगी में उसने दखल अंदाजी की। लेकिन अब सोच लो, हमारी उम्र धीरे धीरे ढल रही है। हमें अब किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और बेटे बहू के अलावा बुढ़ापे में और कोई सहारा नहीं होता। दुनिया वाले तो हर घर में आग लगाते हैं और बेटे बहू के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो यही बेटे बहू काम आते हैं, न कि दुनिया वाले। और तुमने आज अपने बेटे बहू से पूरी तरह से बिगाड़ ली। हमारे बेटे बहू की कोई गलती नहीं, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन हर बर्दाश्त की एक सीमा होती है जो आज टूट गई। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो जाकर कोशिश करके अपनी बहू को मना लो और उसके मायके वालों से माफ़ी मांग लो। शायद तुम्हारा घर बिखारने से बच जाए, नहीं तो रहो अपने इस महल में अकेली। इतना कहकर महेश जी भी अपने कमरे की तरह चले गए। दामिनी जी चुपचाप दरवंत वहीं पर खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज तक चुप रहने वाली रचना आज उन्हें ऐसा जवाब देकर निकल जाएगी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने फ़ोन पर रचना की मां का नंबर ढूंढना शुरू किया ताकि उनसे माफ़ी मांगकर रचना को समझा बुझाकर घर वापस ला सके। वो नंबर ढूंढ रही थी, तभी उनकी बेटी सरिता का फ़ोन आ गया। जब दामिनी जी ने उसे सारी बातें बताई तो उसने एक बार फिर अपनी माँ को भड़काने की कोशिश की कि जाने दो माँ, उसे कुछ दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तो खुद की नाक रगड़ते हुए वापस आएगी। लेकिन आज रचना के दिए जवाब दामिनी जी की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने सरिता से कहा, बेटा अब काफ़ी साल हो गया तेरी शादी को, अब तू अपना ससुराल संभाल, क्योंकि मायका संभालने के लिए तेरी भाभी आ चुकी है, जो कि मुझसे नाराज़ होकर घर से निकल गई। लेकिन तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे मनाकर वापस घर ले ही आऊँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सरिता को समझ में आ चुका था कि आज उसकी भाभी ने अपनी बहू होने का अधिकार अच्छे से समझा दिया है और अब उसकी माँ उसकी बातों में आने वाली नहीं। इसीलिए चुपचाप उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही दामिनी जी रचना की माँ के पास फ़ोन मिलाने की वाली थी कि तभी अचानक सामने से रचना आते हुए दिखाई दी। उसने कहा, बस करो माँ जी, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी के भी सामने हाथ फैलाएं, फिर चाहे वो मेरे माँ बाप हो ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह मेरे माँ बाप है उसी तरह आप भी मेरे माँ बाप ही हो। बस मैं आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी जो आज आपको हो गया है। तो बहू के मुंह से आज भी अपने लिए इतनी इज्जत भरी बातें सुनकर दामिनी जी ने आगे बढ़ाकर उसे गले से लगा लिया और
सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।